रील भी आपकी वायरल हुई थी नीरू बाजवा के साथ कि स्माइल मेकओवर, ये क्या कॉन्सेप्ट है जो नया ट्रेंड कर रहा है? कोई भी अपनी फ़ोटो क्लिक करता है तो सबसे पहला जो ध्यान जाता है वो आपकी स्माइल पे जाता है। तो स्माइल की वजह से उनको लगता है कि हमारे कुछ ना कुछ तो कमी है, इसीलिए स्माइल मेकओवर का जो कॉन्सेप्ट आया है वो वहाँ से आया है, जब से इंस्टाग्राम वर्ल्ड हमारे पास आया है। पंजाब में जैसे ये भटिंडा बेल्ट है, या हरियाणा में रोहतक बेल्ट है, या जहाँ पे पानी के अंदर फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे पेशेंट्स को टीथ के ऊपर पैचेस पड़ जाते हैं, वी कॉल इट फ्लोरोसिस। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि हमारे इंडिया में ही 10 में से जो 9 बच्चे हैं वो कैविटी, उनको प्रॉब्लम रहता है कभी ना कभी। वो इसलिए रहता है ना कि आप देखो कि मदर्स जो हैं वो रात को दूध पिला के सुला देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो दूध पिलाते हैं रात को, बैक्टीरियाज प्रोलिफरेट हो जाते हैं आपके मुंह में। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो रात को ब्रश नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी कैविटीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा उन्हीं पे होती है। सेकंड रीज़न अगर आप मुझे पूछोगे तो वो है फूड, स्टिकी फूड सबसे बड़ा रीज़न है। जहाँ पे वो शुगर खाते हैं, या रात को ट्रेंड है मीठा खा के सोना। आपको ब्रश होल्ड करना आना चाहिए। यू शुड होल्ड योर ब्रश लाइक वेरी जेंटली। ऐसा नहीं बहुत हार्ड हार्ड हार्ड। तभी तो जो लोग बहुत रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं उनके गम्स जो है वो ऊपर जाने से उनको सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। तो you have to be very gentle while brushing, and the technique is half your brush should be on your gums, half should be on your teeth. दांतों पे ही नहीं करना, थोड़ा गम्स से दांतों की तरफ आना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ टॉक और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सबसे पहले नोटिस होने वाला टॉपिक है। मैं बात कर रही हूं आपकी स्माइल के बारे में। हम आजकल फिटनेस फ्रीक तो बहुत बन चुके हैं, लेकिन जब बात ओरल हेल्थ की आती है तो काफ़ी चीज़ें हम निगलेक्ट कर देते हैं। और आज इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शोभित सेठी, जिनका खुद का द स्माइल डिज़ाइनर नाम से एक डेंटल क्लिनिक भी है। डॉक्टर शोभित सेठी ना सिर्फ कॉमन पीपल बल्कि सेलिब्रिटीज को भी ट्रीटमेंट दे चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर शोभित सेठी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर शोभित सेठी, जैसे आजकल का इरा है, जैसा स्माइल का इरा है, मैंने देखा एक रील भी आपकी वायरल हुई थी नीरू बाजवा के साथ कि स्माइल मेकओवर, ये क्या कॉन्सेप्ट है जो नया ट्रेंड कर रहा है? एक्चुअली स्माइल मेकओवर ऐसा नहीं है कि ट्रेंड कर रहा है। आजकल इंस्टाग्राम पे लोग अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करना चाहते हैं, लोगों को अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत पसंद है। तो जब वो अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, उनको कभी भी कोई कमी पेशी लगती है तो वो अपनी स्माइल, सबसे पहले कोई भी अपनी फ़ोटो क्लिक करता है तो सबसे पहला जो ध्यान जाता है वो आपकी स्माइल पे जाता है। तो स्माइल की वजह से उनको लगता है कि हमारे कुछ ना कुछ तो कमी है, इसीलिए स्माइल मेकओवर का जो कॉन्सेप्ट आया है वो वहाँ से आया है, जब से इंस्टाग्राम वर्ल्ड हमारे पास आया। तो उसमें क्या होता है, हम एक बहुत पतली सी लेयर जिसको हम वेनियर कहते हैं, डेंटल वेनियर या डेंटल लैमिनेट या स्माइल मेकओवर, ये एक ही चीज़ है सारा। तो उसमें एक बहुत पतली सी लेयर हम आपके टीथ के फ्रंट पार्ट पे लगाते हैं, जिससे हम आपके दांतों की कलर को चेंज कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं, साइज़ को चेंज कर सकते हैं। एंड ये क्यों कॉमन है, ये क्यों इतना वायरल हो गई है ये चीज़? बिकॉज सबसे अच्छी चीज़ है कि एक तो ये पेनलेस है और इंस्टेंट होता है, हार्डली इट टेक्स 2 सिटिंग्स। और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि पेनलेस और इंस्टेंट के साथ साथ एकदम से जो ड्रास्टिकली आपका फेस चेंज होता है, तो पेशेंट्स जो हमारे ये ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, दे जस्ट लव इट। मैं अभी आपने जैसे ये सब प्रोसीजर बताया, तो ये एक सिर्फ ट्रेंड है या इसका ओरल हेल्थ पे भी कुछ असर पड़ता है? मतलब सेफ है, क्योंकि कई लोग डरते भी हैं इस चीज़ को लेके। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहीं हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, स्पेशली पंजाब में जैसे ये भटिंडा बेल्ट है, या हरियाणा में रोहतक बेल्ट है, या जहाँ पे पानी के अंदर फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे पेशेंट्स को टीथ के ऊपर पैचेस पड़ जाते हैं, वी कॉल इट फ्लोरोसिस, टीथ फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस के केसेस में उनके जो फर्स्ट लेयर होती है, जिसको हम एनामल कहते हैं, वो भुरना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे पहले क्या होता था, या आजकल अभी भी बहुत सारे डेंटिस्ट कैपिंग कर देते हैं, बट कैपिंग से बेटर मुझे ऐसा लगता है कि वेनियर इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। क्यों?
क्योंकि एक तो आपको टीथ को बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना पड़ता, पतली सी लेयर है। नाउ कलर चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम भी कर रहा है। तो येस, 100% सेफ है ये। अभी जैसे आपने कई मुझे प्रॉब्लम्स बताई दांतों की, आप सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रीटमेंट दे चुके हैं। नीरू बाजवा भी आपके स्पेशली कनाडा से आए थे वो आपके डेंटल क्लिनिक में। तो जो सबसे कॉमन जो दांतों या गम्स को लेकर प्रॉब्लम है जो आप देखते हैं कि ये लोगों में ज़्यादा है, वो कौन सी है? ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं लोगों में ज़्यादा। हमारे पास जो मेरा फोटे है, जो मेरी स्पेशलाइजेशन है, आई एम एन ऑर्थोडोंटिस्ट, जो जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिनकी जॉ बहुत ज़्यादा, जिनके दांत बाहर होते हैं या जिनके दांत बहुत ज़्यादा डिसकलर्ड होते हैं, उनकी पहले हम अलाइनमेंट करते हैं। आजकल इनविजिबल ब्रेसेस आ गए हैं उससे, तो ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद फिर हम बहुत सारे पेशेंट जिनको डिसकलरेशन का प्रॉब्लम है या जिनके छोटे मोटे गैप होते हैं, उनकी स्माइल को हमें मेकओवर करना होता है, तो ये मेरे पास ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। बट ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि अगर आप मुझे कैटेगराइजेशन में बोलेंगे, तो अगर हम पहले से ही ध्यान रखें, कैविटीज़ को हम बहुत सीरियसली लें, तो मुझे नहीं लगता हम आगे इतना ज़्यादा हमें कुछ रिक्वायरमेंट होगा। तो आजकल मिसिंग टीथ जो होते हैं उसमें हम डेंटल इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो जनरली हमारे पास सारे मिक्स पेशेंट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि सिर्फ इसी कैटेगरी के पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं इन जनरल। अभी जैसे आपने कैविटीज़ का भी जिक्र किया, तो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि हमारे इंडिया में ही 10 में से जो 9 बच्चे हैं वो कैविटी, उनको प्रॉब्लम रहता है कभी ना कभी। वो इसलिए रहता है ना कि आप देखो कि मदर्स जो हैं वो रात को दूध पिला के सुला देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो दूध पिलाते हैं रात को, बॉटल से फीडिंग करते हैं, तो वो बैक्टीरियाज प्रोलिफरेट हो जाते हैं आपके मुंह में। तो बेटर ये होता है कि जब आप मिल्क पिलाओ और उसके बाद आप उनको रिंस जरूर करवाओ रात को, या गॉज पीस से क्लीन कर दो। तभी तो जो बच्चों के जो कैविटी होती है उनको नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं। ओके, अगर आपको बड़ों में भी ये काफ़ी प्रॉब्लम है, अगर आपको इसके टॉप 3 रीजंस बताने हो कि कैविटी हम पहले ही कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर टॉप 3 रीजंस, सबसे तो आप बड़ा किसको जो बताएंगे? रीज़न है और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ब्रशिंग। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो रात को ब्रश नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी कैविटीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा उन्हीं की होती है। सेकंड रीज़न अगर आप मुझे पूछोगे तो वो है फूड, स्टिकी फूड सबसे बड़ा रीज़न है। जहाँ पे वो शुगर खाते हैं या रात को ट्रेंड है मीठा खा के सोना, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। थर्ड रीज़न जो है वो आपकी हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब कई लोग बाइटिंग करते हैं, नेल बाइटिंग करते हैं, या बहुत सारे पेशेंट्स में देखता हूँ जो माउथ ब्रीदिंग करते हैं, या बहुत सारे पेशेंट हैं जो रात को क्लेंचिंग करते हैं, वी कॉल इट ब्रक्सिज्म। तो ये 3 रीज़न्स जो हैं मुझे लगता है सबसे बड़े रीज़न्स हैं जहाँ आपकी टीथ डैमेज हो जाते हैं। ओके, अभी ब्रशिंग का भी जैसे आपने जिक्र किया, एक और आर्टिकल में ऐसा लिखा था कि हम जो 55% इंडियंस हैं उनको ब्रशिंग की सही टेक्निक ही नहीं पता है। मुझे लगता है 55 आप गलत कह रहे हैं, ये कम से कम 85 होना चाहिए। शायद, मतलब बेसिक्स ही हमारे क्लियर नहीं है। तो सही टेक्निक क्या है, हमें कितना टाइम देना चाहिए? कोई बोलता है 10 मिनट करना चाहिए, कोई बोलता है 1 मिनट, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। तो सही टेक्निक क्या है और कितना टाइम मैक्स टू मैक्स हमें ब्रशिंग को देना चाहिए? पहले तो मैं बोलूँगा कि आपको ब्रश होल्ड करना आना चाहिए। यू शुड होल्ड योर ब्रश लाइक वेरी जेंटली। ऐसा नहीं बहुत हार्ड। तभी तो जो लोग बहुत रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं उनके गम्स रिसीड कर जाते हैं, उनके गम्स जो है वो ऊपर जाने, जिनको सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी जेंटल वाइल ब्रशिंग, वेरी जेंटल। एंड द टेक्निक इज हाफ योर ब्रश शुड बी ऑन योर गम्स, हाफ शुड बी ऑन योर टीथ। दांतों पे ही नहीं करना, थोड़ा गम्स से दांतों की तरफ आना है, ऐसे ही अंदर ऐसे ही बाहर। एंड टाइमिंग का आपने बोला तो 10 मिनट ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट, दैट्स इट। अभी जैसे गम्स का हम जिक्र कर ही रहे थे, तो इसमें क्या होता है कि कई बार नॉर्मली ब्रश करते हुए वैसे भी ब्लीडिंग कई बार होती है। तो ये कोई अर्ली वार्निंग साइंस हैं या कुछ नॉर्मल भी इसको बोल सकते हैं? क्योंकि कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, कुल्ला या कुछ ऐसा करके हम इग्नोर कर देते हैं। ये कुछ वार्निंग साइंस तो नहीं है कि आपके अनहेल्दी हैं, आपकी ओरल हेल्थ या कुछ ऐसा? नहीं, वार्निंग साइन नहीं। आप एक रूल बना लीजिए कि यू शुड हैव टू कंसल्ट योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 months एंड गेट योर प्रोफेशनल क्लीनिंग एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। अगर नहीं 2 बार कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। तो आपका डेंटिस्ट आपको देख के बताएगा कि क्या ये वार्निंग साइन है, गम्स इन्फ्लेमेशन क्यों है, क्या ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्रशिंग है, या कोई हार्मोनिक इशू है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं।
बट फॉर दैट डेंटल कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हाँ, हमें हमारे दांतों में अगर दर्द नहीं है तो हमें अभी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। जैसे आई चेकिंग का बोलते हैं कि आपको हर 6 महीने बाद ऐसा टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। तो ऐसा डेंटिस्ट के पास कब तक हमें जाना चाहिए, चाहे दर्द हो या ना हो, कि हमें नहीं विजिट करना चाहिए? एटलीस्ट साल में एक बार तो करना चाहिए। हम वो चीज़ें इग्नोर कर देते और हैं। एंड यू नो आप ये देखो कि टीथ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। 24/7 आप उससे काम ले रहे हो, आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, स्नैकिंग करते हो, कितना काम लेते हो आप उससे। तो मुझे लगता है कि साल में एक बार तो वी नीड अ प्रोफेशनल कंसल्टेशन। आजकल वैसे ओरल हेल्थ केयर खैर अभी काफ़ी बढ़ने लगा है, अवेयर हो इसके गए लिए हैं लोग। अवेयर हो गए हाँ। हैं। लेकिन अगर मुझे कुछ आपसे ऐसा पूछना पड़े कि क्या कहते, इसका मेंटल, आपकी मेंटल स्टेट पर भी फ़र्क पड़ता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्माइल अच्छी नहीं है तो जो कॉन्फिडेंस भी लो रहता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। तो हमारे पास एक पेशेंट आए, फीमेल पेशेंट थी, आई एम नॉट कैटेगराइजिंग इट कि तो उनके फादर साथ आए एंड ही टोल्ड मी कि प्लीज़ डू समथिंग फॉर हर स्माइल बिकॉज इनकी मैरिज में इशू आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमारे पास हम रिश्ते के लिए बहुत लोगों को अप्रोच करते हैं, बट जब वो स्माइल करती है तो कहीं ना कहीं सामने वाला जो है वो नेगेटिव उसमें चला जाता है। तो आई मुझे बहुत अजीब लगा और मुझे बड़ा व्हाट शुड आई से, मुझे तकलीफ भी हुई कि आज भी हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हम इतनी माइन्यूट चीज़ों को नोटिस करते हैं। बट देन आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड देन मैंने उनका पूरा मेकओवर किया। मेकओवर के बाद ट्रस्ट मी, पेशेंट क्राइड ऑन द चेयर। वो एकदम से उसका ड्रास्टिक जब चेंजेस हुए फेस पे, उनके फेस को जब हमने मेकओवर किया तो इट वाज ब्यूटीफुल। कॉन्फिडेंस भी आया पेशेंट में और उनके फादर भी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि एक होप थी उनको, लास्ट होप जो हमने उनकी पूरी की। तो इन दैट वे अच्छा भी लगता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं हमारे पास। सर, जैसे आपका जो द स्माइल डिज़ाइनर है वो आज एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि अगर जैसे कोई आपके पास आता है तो ऐसे क्या है आपके पास फैसिलिटीज़, कैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, कैसे कैसे आप ट्रीटमेंट देते हैं कि वो क्योर होके ही जाएगा, मतलब ऐसा कैसे? टेक्नोलॉजी वाइज अगर मैं बात करूं तो आई थिंक वी आर द मोस्ट एडवांस क्लिनिक इन आवर रीजन राइट नाउ। मैं खुद मेरे को 5 साल हो गए, मैं इंडिया से बाहर भी प्रैक्टिस करता हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग इन दुबई फ्रॉम लास्ट 5 years एंड वहाँ से भी हम इतने हाई टेक टेक्नोलॉजीज़ लेके आते हैं एंड हमारे पास इतना हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास इतनी AI कंट्रोल्ड आजकल टेक्नोलॉजी है कि हम ये भी दिखा देते हैं पेशेंट्स को कि आप ट्रीटमेंट करवाने के बाद कैसे लगोगे। शुरू करने से पहले ही हम ये भी दिखा देते हैं सारा। सो इन दैट वे पेशेंट को भी एक कॉन्फिडेंस आता है और वो भी उनको भी अच्छा लगता है कि नहीं, दिस इज़ हाउ वी वांट टू लुक। एंड अगर उनको होता है कि नहीं मुझे ऐसे चाहिए तो वी हैव अ सॉफ्टवेयर्स जहाँ पे हम पूरा पेशेंट के साथ 1-on-1 डिस्कशन करते हैं। जैसे आपने नीरू बाजवा जी का नाम लिया, उनका जब हमने स्माइल मेकओवर किया तो हमने उनको पहले ही दिखा दिया कि दिस इज़ हाउ यू गोना लुक लाइक आफ्टर द ट्रीटमेंट। ओके, मतलब करने से पहले उनको पता लग जाता है कि उनका फेस कैसा दिखेगा। और जब इतना बड़ा चेंज आता है तो कोई क्यों ना क्यों करवाए। ना करवाएगा। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। एंड बहुत सारे पेशेंट हमारे पास, कितने सेलिब्रिटीज आते हैं जिनका प्रोफेशन ही यही है कि दे हैव टू फेस द कैमरा, तो उनके लिए तो इट्स अ ब्रेड एंड बटर ना। सर, जैसे अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे ओरल हेल्थ केयर को लेके अवेयरनेस तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ ना कुछ ऐसी रील्स बहुत वायरल होती है, DIY हैक्स, कि आप लेमन लगा लीजिए, बेकिंग सोडा लगा लीजिए। ये कितना इफेक्टिव है या रिस्की है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए ये सब। ये जो हैक्स होते हैं ना, कई बार ये उल्टा पड़ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट को जहाँ पे कईयों को फ्लोरोसिस है, अब वो ये हैक्स करेंगे तो और एनामल लॉस हो जाएगा। आप प्रॉपर अपने डेंटल क्लिनिक पे जो भी आपके डेंटिस्ट है आप उनके पास जाइए, उनसे कंसल्टेशन लीजिए, उनको बताइए कि दिस इज़ द प्रॉब्लम। एंड अगर वो बोलेंगे कि नहीं इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो दैट्स फाइन। अगर वो बोलेंगे नहीं वी नीड टू हैव अ प्रोफेशनल थिंग डन, प्रोफेशनल आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है या आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है, आपको क्राउन्स की ज़रूरत है, आपको विनर्स की ज़रूरत है, वो आपको आपका डेंटिस्ट ही बताएगा। खुद से हैक मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मैं एक चीज़ को ज़रूर बोलूँगा, ऑयल पुलिंग इज़ गुड, वो उसमें कोई हार्म नहीं है। मैं दूसरी बोलूँगा कि ब्रशिंग ट्वाइस अ डे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना हाइजीन मेंटेन कीजिए, आप माउथ वॉश यूज़ कीजिए,
हाइजीन, बेसिक जो हाइजीन है हमें वो मेंटेन करना है, बाकी हैक मुझे लगता है हमें अवॉइड करनी चाहिए। सर, अगर ऑयल पुलिंग का जो पूरा प्रोसीजर है सिंप्लीफाई तरीके से आपको अगर हमारे दर्शकों को इट्स वेरी समझाना इजी, हो कोकोनट कि ऑयल, कैसे, हाँ, टेक कोकोनट ऑयल, रिंस कीजिए उससे फॉर फ्यू मिनट्स, थ्रो इट, दैट्स इट। हफ्ते में एक बार भी कर लेंगे तो वो इफेक्टिव कुछ, हाँ, इट्स गुड। और अभी आजकल DIY हैक्स तो क्या मार्केट में, जैसे शुगर फ्री गम्स हो गया, और अभी आपने माउथ वॉश का भी जिक्र किया, ऐसी और भी पता नहीं कितने ब्रांड्स, कैसे चारकोल माउथ वॉश, ये वो, तो ये कितना इफेक्टिव है या फिर एक मार्केटिंग हाइप है सिर्फ? मार्केटिंग हाइप है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँगा कि चारकोल से कुछ आपके टीथ वाइट होने वाले हैं या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल मार्केटिंग गिमिक्स। सो बेसिक्स जो हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। ब्रशिंग शुड बी ट्वाइस अ डे, एंड माउथ वॉश यूज़ ज़रूर कीजिए। टंग शुड बी क्लीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, दैट्स इट। सर, जैसे आपके पास कितने ही आते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, कॉमन पीपल भी आते हैं, स्पेशली स्माइल मेकओवर के लिए, ये पूरा प्रोसीजर क्या है, ये क्या कैसे काम करता है ये? स्माइल मेकओवर जो है उसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, डेंटल वेनियर्स। डेंटल वेनियर एक बहुत पतली सी लेयर होती है जो कैप की तरह ही होती है, लेकिन कैपिंग में हमें दांत को घिसना पड़ता है, बट इस केस में हमें दांतों को घिसना नहीं पड़ता। इसमें बहुत पतली सी लेयर टीथ के फ्रंट पार्ट पे लगाते हैं, जिससे हम आपकी टीथ की शेप, साइज़ एंड कलर को चेंज कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़, कई लोगों के हल्के से दांतों में गैप होता है जो ब्रेसेस नहीं करवाना चाहते, या कईयों के दांत हल्के बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। कई मैं केसेस देखता हूँ जिनके दांतों में पैचेस पड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा येलो होते हैं, डिसकलर्ड होते हैं। उन केसेस में ये मिरेकल है, लाइक इट्स द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। अगर मैं सबसे अच्छी बात करूं डेंटल वेनियर्स की, स्माइल मेकओवर की, तो ये पेनलेस ट्रीटमेंट है और हार्डली 2 सेटिंग्स का काम होता है, जहां पे हम 2 सेटिंग्स के अंदर ही पेशेंट को रिजल्ट्स दे देते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया भी और देखा भी है मैंने कि सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं, तो कई बार क्या होता है, फॉरेनर को सिटिंग्स का भी दिक्कत आता है कि हम इतनी सिटिंग में उनको वापस भी जाना पड़ता है, तो उस चीज़ को कैसे डील करता है आपका क्लिनिक? जब हमारे पास NRI पेशेंट्स आते हैं या फॉरेनर्स जैसे आपने बोला आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास आए और हमने इंस्टेंट शुरू कर दिया। बहुत सारे पेशेंट हमसे प्रायर अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, हमने उनकी फ़ोटोग्राफ्स देखी होती है पहले ही, हमने उनके एक्सरेज भी देखे होते हैं, तो हम एक शेड्यूल बना लेते हैं कि इनको 3 वीक्स लगेंगे, 2 वीक्स लगेंगे या 4 वीक्स लगेंगे। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम विद इन 48 आवर्स, 72 आवर्स में हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर देते हैं ट्रीटमेंट। डिपेंड अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, डिपेंड अपॉन उनकी नीड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है हमारे पास कि हम जहाँ पे किसी चीज़ को अगर 1 हफ्ता लगना है तो वी ट्राई टू फिनिश इट इन 48 आवर्स। सो आजकल इतना लेटेस्ट है सब कुछ। एंड सबसे अच्छी चीज़, हम लैब पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बहुत सारे डेंटल क्लिनिक्स जो हैं वो लैब को इम्प्रेशंस भेजते हैं या स्कैन्स भेजते हैं, जहाँ से वो बन के आता है, उनका 1 हफ्ता 2 हफ्ते लग जाते हैं। बट वी हैव एवरीथिंग इन हाउस, जहाँ पे हम कमांड देते हैं AI को, वो डिजिटल स्कैन होता है, डिजिटल स्कैन हमारी लैब में इन हाउस जाता है, वहाँ से हमारे पास विद इन 24 टू 48 आवर्स सब कुछ बन के आ जाता है और हम पेशेंट को फिक्स कर देते हैं। एंड उसका प्रिसीजन वो इतना प्रिसाइज होता है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। सर, जो NRIs ऐसा भर भर के आ रहे हैं यहाँ पंजाब में स्पेशली आपके पास, लेकिन कनाडा या नॉर्थ अमेरिका या बाकी जगह देखें तो वहाँ भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ऐसा मेन रीज़न के क्यों प्रेफर कर रहे हैं वो आप ही के पास यहाँ आए, या पंजाब में या इंडिया में आकर ट्रीटमेंट देखो, करवाएं? उसका सबसे बड़ा रीज़न अगर मैं बोलूँ तो एक ही वर्ड में रीज़न दूंगा, वो है कॉस्ट। अगर मैं नॉर्थ अमेरिका से कंपेयर करूं या मैं कनाडा से कंपेयर करूं या मैं किसी भी और कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं, जो चीज़ कनाडा में $2,000 की होती है या $3,000 की होती है, कैनेडियन डॉलर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वो इंडिया में 1/4 प्राइस में हो जाती है। तो आप देखो कि अगर कोई वहाँ 1 लाख रुपीज़ खर्च रहा है और उसका इंडिया में आकर ट्रीटमेंट 20-25 हज़ार में हो रहा है, वाई नॉट? एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज इक्वली गुड। सेकेंड रीज़न जो इसका मुझे लगता है, कनाडा में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में आपको अपॉइंटमेंट्स बहुत डिलेड मिलती हैं। अगर आपको आज ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको नेक्स्ट मंथ या 2 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलेगी और वो ट्रीटमेंट बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। बट अगर मैं यही चीज़ इंडिया की बात करूँ तो आपका सारा ट्रीटमेंट जो वहाँ पे 6 महीने में होना है वो यहाँ आपका 20 डेज में हो जाता है। तो वाई नॉट? एक आप अपनी फैमिली से भी मिल लेते हो इंडिया में आके। 90% जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ओवरसीज से आ रहे हैं, वो लोकलाइट्स ही होते हैं, वो वहाँ पे गए हुए हैं, वो उनकी फैमिलीज यहाँ रहती है। तो
वो अपनी फैमिली से मिल लेते हैं। सेकंड, उनको कॉस्टली जो फैक्टर है वो भी इजी हो जाता है। थर्ड फैक्टर, जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ इंस्टेंट है। मेडिकल फैसिलिटीज़ आज इंडिया में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। लाइक डॉक्टर्स आर इक्वली गुड, तो आपको डिलेड अपॉइंटमेंट्स का प्रॉब्लम नहीं रहता। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में आके अपना ट्रीटमेंट करवाना पसंद करते हैं। अगर मैं नॉर्मल ब्रशिंग की भी बात करूँ तो आजकल ना मार्केट में ऐसा टूथपेस्ट भी बहुत है, हर्बल ये वो, इसका भी कोई रहता है कि आपको किस एज में कैसा टूथपेस्ट चाहिए? एक्सपेंसिव भी बहुत हैं, वो उतनी इफ़ेक्टिव हैं या सिर्फ एक मिथ है या मैजिक है ये कुछ? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मिथ है। अब ये जो मंजन होते हैं या कई पेस्ट ऐसे आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो पार्टिकल साइज़ है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपके टीथ डैमेज हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड का, बट कई ऐसे हर्बल ब्रांड्स हैं जो हार्मफुल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें अवॉइड करना चाहिए, मंजन एंड ऑल डैट, क्योंकि उसमें पार्टिकल साइज जो होता है जिस चीज़ से वो टूथपेस्ट बनी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, रगड़ता बहुत है। हमें ऐसा लगता है कि वो क्लीनिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्लीनिंग के साथ साथ वो आपके टीथ को डैमेज बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो आई ऑलवेज से कि प्लीज़ अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। एक टीथ वाइटनिंग भी बहुत चलता है, उसको आप कैसे समझाएंगे? आजकल बहुत ट्रेंड में है वो भी कि हाँ टीथ वाइटनिंग, पता नहीं ट्रीटमेंट भी ऐसे होते हैं, इवन कई पेस्ट जो हैं वो खुद को बताते भी हैं कई ब्रांड्स कि हम हमारा पेस्ट जो से है तो वो मुझे नहीं शेड्स। लगता कि कुछ हाँ। ऐसे ज़्यादा होता है, बट टीथ वाइटनिंग हम प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग करते हैं, जहाँ पे हम लेज़र्स यूज़ करते हैं। टीथ वाइटनिंग अच्छा है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम करते हैं, बट यही सेम पर्पस हम वेनियर्स स्माइल मेकओवर में भी सॉल्व कर देते हैं, जहाँ पे हम आपके डिस्कलर टीथ को वाइट कर देते हैं। सो डिपेंड ऑन पेशेंट टू पेशेंट, जहाँ पे टीथ वाइटनिंग जिसको हम ब्लीचिंग कहते हैं वो कर सकते हैं, या हम डेंटल वेनियर से आपकी स्माइल मेकओवर करते हैं, जहाँ पे हम आपके टीथ की लुक जो है वो बिल्कुल वाइट, येलो से वाइट कर देते हैं। सर टाइम बदलने के साथ साथ जैसे पहले हम मंजन करते थे, फिर ब्रश आया, आजकल एक इलेक्ट्रिक ब्रश बहुत हाइप पे है, मतलब हर किसी के घर में एक आदमी होगा ही होगा जो इलेक्ट्रिक ब्रश यूज़ करता हो। तो ये कितना इफेक्टिव है या मैनुअल ब्रश ही हमारा सही है? इसको कैसे समझाएंगे? मैनुअल ब्रश जो है, आई ऑलवेज से दे आर बेटर, बिकॉज आपका हाथ कंट्रोल में रहता है, आपका प्रेशर में रहता है। अब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश में एक प्रॉब्लम आती है कि जित थोड़ा सा आपने प्रेशर दिया वो रुक जाता है। सो मैनुअल इज़ बेटर, नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेशेंट जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिनको कई पेशेंट पैरालिसिस के साथ होते हैं, या किनकी मेडिकल हिस्ट्री होती है ऐसी, पार्किंसन जिनको होता है, वो इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं तो बेटर रिजल्ट्स आते हैं। तो इक्वली गुड, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि वो बहुत अच्छा है, इट्स अ चॉइस, बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ब्रशिंग शुड बी डन ट्वाइस अ डे। अगर मैं कुछ ऐसे 3 सीक्रेट्स या पूछूं ऐसा कि जिससे हम पहले ही अपने जो ओरल हेल्थ केयर है उसको ठीक रख पाएं या ख़राब ना हो कि हमें जाना पड़े या कुछ ऐसा, तो वो 3 जो हमें आदतें अपनी लाइफ में लेके आनी पड़ेंगी, आप डेंटिस्ट पर रात पर्सपेक्टिव से को कैसे बताएंगे? ब्रश करना सबसे इम्पॉर्टेंट। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर प्लीज़ विजिट योर डेंटिस्ट एंड गेट योर प्रोफेशनल क्लीनिंग इफ़ रिक्वायर्ड। इंडिया में तो रिवाज नहीं है, लेकिन बाहर एवरीबडी जस्ट विजिट देयर डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एंड गेट देयर प्रोफेशनल क्लीनिंग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड थर्ड, फूड, खाना पीना जितना हो सके, स्टिकी फूड, कैरमल, पॉपकॉर्न में जो आजकल आया है ना, वो पॉपकॉर्न में कैरमलाइज्ड, कैरामलाइज्ड कैरमल को पॉपकॉर्न। थोड़ा अवॉइड करो। अगर आपको खाना भी है, इफ़ यू वांट टू ईट, प्लीज़ थोड़े टाइम के बाद रिंसेस करो या ब्रशिंग करो, जिससे कि वो सारा डाइल्यूट हो जाए। सर जैसे स्ट्रेस और आजकल मेंटल पीस बहुत कम है लोगों में, हम भाग दौड़ी में रहते हैं, तो क्या इनका हमारी ओरल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि बॉडी पे तो खैर पड़ता ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आया थोड़े टाइम पहले, वो अपने टीथ रात को क्लेंच करता था, बहुत ज़्यादा ना ग्राइंडिंग करता था, जिसकी वजह से सारे टीथ टूट गए थे, क्रैक्स हो गए थे। देन वी गॉट टू नो वो क्यों क्लेंच करता है रात को, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था। स्ट्रेस की वजह से उसके टीथ क्लेंच होने लग गए, क्लेंच की वजह से ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज टीथ। सो आपके लाइफस्टाइल का भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके टीथ पे। यानी कि हम जो स्ट्रेस ले रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे दांतों ऑफ पर। कोर्स, दांतों पे क्या, पूरे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे जॉइंट होता है, वी कॉल इट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। वो जॉइंट के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है कि आपकी टीथ उसकी वजह से, ग्राइंड होने की वजह से वो खराब हो जाते हैं।
तो सर अगर किसी को अपनी स्माइल अपग्रेड करवानी है आपसे तो वो आप तक कैसे पहुंच सकता है, कैसे रीच आउट करे? वी हैव अ क्लिनिक इन चंडीगढ़ एंड मोहाली एंड आप हम हमारे साथ आप नंबर शेयर कर देना प्लीज़, एंड यू कैन जस्ट स्क्रीन पर रीच चल आउट। रहे हैं। आप कंसल्टेशन ले लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, एंड यू कैन विजिट अस एनी टाइम। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू। मुझे पूरा यकीन है कि इस एपिसोड में दांतों को लेकर आपके जो भी डाउट्स हुए होंगे वो क्लियर तो ज़रूर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए नॉक टीवी।